नमस्कार, मेरे साथ है रोविंदा। नमस्कार। रॉबिन भट्ट, वरिष्ठ फिल्म लेखक, कई सारी फिल्मों के लेखक, 75 से ज़्यादा फिल्मों के लेखक। और हम पिछले 3 एपिसोड से रोविंदा के बारे में बात कर रहे हैं। पहली फिल्म आशिकी, फिर जो है दूसरी फिल्म दिल है कि मानता नहीं, फिर सड़क के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे साथी के बारे में। दिल है कि मानता नहीं और सड़क के बीच एक फिल्म आई थी साथी, जो बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म थी। रविंद्र, साथी फिल्म कैसे लिखना शुरू किया, कैसे बनी ये फिल्म? साथी फिल्म पहले से ये डिसाइड था कि बहुत बड़ी स्टारकास्ट के साथ नहीं बनानी है, छोटे टाइम पीरियड में एक फिल्म बनानी है। मुकेश तिवारी उनके प्रोड्यूसर थे, वो महेश भट्ट के पास आए और उन्होंने कहा कि मेरे को आदित्य पंचोली और एक एक्टर के साथ फिल्म बनानी है। उन दिनों रीना रॉय की शादी हुई थी, एक पाकिस्तानी क्रिकेटर थे मोहसिन खान, ओपनिंग बैट्समैन थे, उनके साथ। और उन दिनों मोहसिन खान बॉम्बे में रहा करते थे उनके साथ, रीना रॉय जी के साथ। तो 2 हीरो का एक सब्जेक्ट ढूंढा हम लोगों ने, और मोहसिन खान और आदित्य पंचोली, वर्षा उसगांवकर हीरोइन, इनके साथ एक सब्जेक्ट बनाने का था जो जल्दी ख़त्म हो जाए, बहुत बड़ी फिल्म ना हो, लेकिन अपने आप में एक ड्रामेटिक फिल्म हो। तो एक फिल्म के बारे में मैंने पढ़ा था, एक हॉलीवुड की फिल्म के बारे में, जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। उसमें 2 दोस्तों की कहानी थी, दोनों बचपन के दोस्त थे, और क्योंकि पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे तो छोटे छोटे काम किया करते थे, लेकिन कुछ होता नहीं था। और फिर अल्टीमेटली वो लोग चोरियां करने लगते। एक बहुत कमाल का सीन था बिगिनिंग में कि एक बच्चे का बाप मर जाता है और उसके पास जलाने के पैसे नहीं है, वो कहाँ से घर के बर्तन क्या क्या चीज़ें बेच के लकड़ियाँ खरीद लेता है, लेकिन अल्टीमेटली देखता है कि जेब में माचिस के पैसे नहीं है। ओह। तो पहली बार ये दोस्त उसको बोलता है कि मैं उस दुकान वाली का ध्यान भटकाऊंगा और तू माचिस चोरी करके भाग जा। और बाप की चीता जलाने के लिए पहली बार चोरी करते हैं और माचिस चोरी करते हैं। ये सीन पूरा महेश भट्ट का बनाया हुआ था, मुझे दिया उसने। बोलते कि यहाँ से पिक्चर शुरू करते हैं। और वो ये सीन बनाया और महेश भट्ट ने बहुत अच्छी तरह शूट किया। वो दोनों दोस्त भागते हैं और भागते भागते बड़े हो जाते हैं। तो ये यहाँ से उनको एक लत लगती है कि जब भी ज़रूरत पड़े तो कहीं ना कहीं तक कुछ चोरी कर लो। एक दिन किसी अमीर से आदमी को देखते हैं, हाथ में बैग लेके कहीं जा रहा है। ये लोग उसकी बैग छीन लेते हैं और जाके देखते हैं, बैग खोलते हैं तो अंदर कुछ नहीं, सफ़ेद पाउडर है। तो उनको समझ में नहीं आता कि ये क्या है। ओह। फिर किसी को पूछते हैं तो कोई बताता है कि ड्रग्स है ये ड्रग्स हैं और ये बहुत कीमती चीज़ है, तुम कहाँ से चोरी करके आए और फेंक दो इसको, इसके पंगे में मत पड़ो। बोले नहीं फेंक क्यों दे, हम बेच देंगे किसी को। तो ड्रग्स कौन खरीदेगा? अभी उनको ये भी पता नहीं है कहाँ बेचना। कुछ बर्तन चोरी किया हो, किसी का हार सोना या चेन चोरी किया हो तो आदमी समझे कि कहाँ बेचता। तो ये अपने आप दोनों शाने बन के खरीदार एक मिल जाता है किसी के कहने पर, और उसको मिलने जाता है, पता करता है कि सामने वही आदमी बैठा है जिससे इन्होंने बैग चोरी किया। ओह। और इनके पसीने छूट जाते हैं और वो कहता है कि मार दो दोनों को। पता है तुमने क्या चुराया मेरे से और कितनी कीमत है इसकी? वो बेचारे घबरा जाते हैं और कहता है घबरा नहीं, मेरे लिए काम करोगे? तुम हो दोनों होशियार, मेरे लिए काम करो, मेरे लिए काम करो। और उनके सामने पैसों का बंडल फेंकता है। और वहाँ से ये लोग गलत धंधे में लग जाते हैं।
अब कहानी का ट्विस्ट क्या आता है कि एक की गर्लफ्रेंड जो है उसका भाई ड्रग के चक्कर में पड़ के जेल में बंद है। नहीं मर जाता। हम्म। और इस लड़की को पता चलता है कि तुम धंधा कर रहे हो, तो ये कहते हैं कि मुझे छोड़ दो या ये धंधे को, ये काम छोड़ दो। तो आके अपने दोस्त को बोलता है कि मैं कल से ये काम नहीं करूँ, ये खराब काम है, लोग मर जाते हैं। तो दोस्त बोलता है कि नहीं, वो क्या लगती है तेरी, हम दोनों ने साथ में भूखे रहे, साथ में खाए, साथ में चोरी के साथ में पड़ेगा, अब ये छोड़ दूँ जब अच्छे दिन आए। वहाँ से इन दोनों दोस्तों की अलगाव हो जाता है। और एक दोस्त गलत रास्ते पे बढ़ता चला जाता है और दूसरा दोस्त सुधर जाता है, और फिर वहाँ से उनका वो शायद पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बनता। अच्छा। वो छोड़ देता और इसको भी बोलता है कि तू छोड़ दे। अच्छा, मुझे बंटवारा वाला मोहसिन याद आ रहा है। हाँ, तू छोड़ दे, तू भी छोड़ दे। तो ये बोलता है, ये समझता है कि तेरे को वो लड़की जो है ना वो चढ़ा रही, वो तेरे मेरे बीच में दरार डाल रही, मैं उस लड़की को ही मार दूंगा। जब ये बोला तो तू पगला गया। खबरदार अगर तुमने उस लड़की को हाथ लगाया तो उसका क्या कसूर है बेचारी का। और यहाँ से दरार आगे बहुत बढ़ जाती है। और वो ये कहानी के अंदर जो दोस्ती के अंदर दरार और दरार में कॉन्फ्लिक्ट इतना बेहतर तरीके से आया। और जो आदित्य पंचोली ने रोल किया इसमें, यानी मुझे लगता है कि आदित्य पंचोली की जिंदगी का एक वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर और बेस्ट परफॉर्मेंस ये था। और ये पिक्चर चली, और इमोशनल कैरेक्टर था, वो बहुत ही इमोशनल कैरेक्टर था। और अल्टीमेटली जब पुलिस सब उसके पीछे पड़ जाती है तो ये जान बचाने के लिए भागता है, तो अपने दोस्त के पास ले जाता है। देखो, तो उसका इमोशनल एंड तो इतना सही था कि अपने दोस्त के पास ही जाता, कहता है बचा ले यार मुझे, तू सही था, मैं गलत था, मैं गलत रास्ते पे चला गया। उसमें गाना भी बहुत अच्छा था, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। और लेकिन वो अल्टीमेटली एंड दोस्त उसको बचा नहीं पाता, पुलिस उसको मार देती। लेकिन पिक्चर में कोई बड़ी स्टार कास्ट नहीं होने के बावजूद साथी को बहुत ही तरह अप्रिशिएट किया गया। पिक्चर बॉक्स ऑफिस पे अच्छी रही। कोई सिल्वर जुबली गोल्ड जुबली नहीं, लेकिन उसकी पिक्चर की जितनी लागत थी वो निकल आई। प्रोड्यूसर एस्टेब्लिश हो गए, उन्होंने पैसा कमाया। और प्रोड्यूसर कौन थे? मुकेश दुग्गल, बिल्कुल। और उस पिक्चर में डिस्ट्रीब्यूटरों ने, थिएटर वालों ने, यानी ऑल इंडिया किसी ने पैसा गवाया नहीं, सबने पैसा कमाया। तो एक बात का एश्योरेंस हो गया कि महेश भट्ट चाहे बड़ी स्टार कास्ट के साथ पिक्चर बनाए या छोटी स्टार कास्ट का पिक्चर बनाए, ये पिक्चर सेंसिबल बनाते हैं। और उसके बाद सड़क। तो इस फिल्म से रॉबिन भट्ट ने क्या कमाया, प्रोड्यूसर ने क्या कमाया? रॉबिन भट्ट का नाम, ये रॉबिन भट्ट ने कमाया कि इस कहानी में बहुत दम था। और जो रिश्ता जो बना दो दोस्तों का, वो कमाल का बना। ड्रामा जो बना वो सही ड्रामा लगा कि भाई एक लड़की का भाई जो ड्रग्स के आदत की वजह से मर गया है, वो लड़की बोलती है कि तुम ये काम मत करो, सुधर जाता है। और वो सुधर जाता है और वो दूसरे दोस्त को सुधरना चाहता है। लेकिन वो दोस्त, वो जो ज़िंदगी में पहली बार जिसने एसी रूम देखा है, पहली बार जिसने या अच्छा खाना खाया है, पहली बार जो डनलोप पे गद्दों पे सोया है, वो ये छोड़ना नहीं चाहता। वो कहता मैं क्यों छोड़ूं यार, हमने साथ में मिलकर शुरू किया था ये।
तो इस कहानी को रविंद्र किसने आपने पहले बना करके दिया था या आपको? नहीं, बढ़ा दिया था हम लोगों ने। आपने ही बनाई हुई थी? हाँ, मुकेश भट्ट को आपने सुनाया? नहीं, मुकेश दुग्गल को। मुकेश दुग्गल जी तो का तो यही था ना कि भट्ट साहब बोलेंगे मैं वो। हाँ, महेश भट्ट जी जो कह रहे हैं, महेश भट्ट जी जो कह रहे हैं ऐसे ही करूँगा। और बिगिनिंग का पहले एक गाना शूट किया हमने, और वो गाना भी कमाल का सिचुएशन था। उस सिचुएशन में उसका आदित्य पंचोली का बर्थडे और आलीशान होटल में पार्टी फेंकता है। जो टाइटल सॉन्ग था उसमें, जो टाइटल सॉन्ग था, साथी कोई याद आया। हाँ, और वो कहता है कि आज कुछ हो जाए, कितना भी नाराज़ हो मुझसे, कितना भी मेरा उसके साथ झगड़ा हो गया हो, मेरा दोस्त ज़रूर आएगा। और वो दोस्त आता है। तो मतलब दोस्ती की कहानी थी? दोस्ती की कहानी थी। और एक बहुत ही दोनों का ड्रामेटिक सीन था, जहाँ पर वो कहता है कि ये तू नहीं, जब ये कहता है कि तू छोड़ दे सब, दोस्त आगे कहता है कि तू छोड़ दे सब, आज मैं तुझे विश करने तो आया हूँ, तेरा बर्थडे है, लेकिन ये भी कहना है कि चल मेरे साथ, छोड़ दे सब, ये गलत चीज़ है। कहता है तू नहीं बोल रहा, कि कोई और बोल रहा है तेरे अंदर। उस लड़की को ब्लेम करता है जिसने तुझे चढ़ा दिया, जिसने तेरे दिमाग खराब कर दिया, जो तुझे मेरे खिलाफ भड़का रही है। कहता है मैं मार दूंगा उसको। फिर क्या करेगा? कहता तूने उसकी तरफ मुड़ के भी देखना तो सब तेरा सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूँगा। वो बहुत अच्छा ड्रामेटिक सीन लिखा भी गया था और परफॉर्म किया। तो वो महेश भट्ट साहब का एक आदत था कि वो पिक्चर, जब नई पिक्चर शुरू करते थे तो उससे उसका सबसे ड्रामेटिक, सबसे इम्पोर्टेंट सीन पहले शूट करते थे। अच्छा। उसका रीज़न ये था कि एक्टरों को समझ में आ जाता था कि कहानी क्या है, मेरा कैरेक्टर क्या है, मेरा रोल क्या है। तो जब जिसने कहानी लिखी है यानी कि मैं, और जो डायरेक्ट करने वाला है यानी कि महेश भट्ट, उनको तो कैरेक्टर और रोल और सबके बारे में पता है, एक्टरों को नहीं पता होता। एक्टरों को उस कैरेक्टर में घुसना पड़ता है, उसकी चमड़ी के अंदर जाना पड़ता है। तो जब आप एक्टरों को सुनाने गए तो होंगे, मोहसिन खान क्रिकेटर, बड़ी चर्चित क्रिकेटर थे, सुनाए थे। अच्छा, मोहसिन खान को तो क्रिकेट छोड़ के इंडिया आए थे और यहाँ के एक्टर बनना था। तो उनको तो, और महेश भट्ट जैसे डायरेक्टर मिला था, तो उनको तो मना करने से का कोई मतलब ही नहीं था। आदित्य पंचोली भी अपने ग्रेड से ऊपर जाना चाहता था, और उस ज़माने में जब आशिकी और ये सब पिक्चरें दिल है के मानतानी वगैरह हिट हुई, तो महेश भट्ट का बड़ा नाम था। तब तक सारांश भी बन चुकी थी। तो भट्ट साहब का क्रिटिकली बहुत नाम था, तो इसलिए आदित्य पंचोली भी खुद चाहते थे। और ये जो रोल जो था वो आदित्य पंचोली के लिए बेस्ट रोल था। बिल्कुल, इतना ड्रामेटिक और इतना इमोशनल रोल, और विलन के रोल किए या बदमाश के रोल, और इतना अच्छा दोस्तों का इक्वेशन वाला इमोशन भी कहीं अब तक किसी फिल्म में नहीं आया था। तो आदित्य पंचोली के लिए। तो फिल्म के सेट पे आप रहते थे रविंद्र? मैं हमेशा रहता था। तो फिल्म के सेट की कुछ घटना की जिसमें लगा कि नहीं, मैं हमेशा रहता था। नहीं, वो ये लाइन क्यों लिखी है और इसका मतलब क्या है, वो समझाने के लिए कभी कभी मेरी ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन मैं इसलिए रहता था कि मैं फिल्म के साथ पूरा इन्वॉल्व रहूँ, ताकि तो वहाँ पे आर्टिस्ट जो नहीं समझ पाते थे उनको आप बताते भी होंगे? नहीं, भट्ट साहब थे, तो महेश भट्ट साहब इस मामले में तो बहुत ही माने हुए थे कि वो एक्टरों से काम बहुत अच्छा करवा लेंगे। मैं इसलिए रहता था कि अगर कहीं वहाँ चेंज करने की, कोई लाइन बदलने की ज़रूरत पड़े या कोई डिस्कशन हो जाए, तो आई शुड बी देयर ऑल द टाइम। और मेरा भी इंटरेस्ट हमेशा रहा कि मैंने जो लिखी हुई फिल्म है, अगर उसकी शूटिंग चल रही है तो मैं वहीं रहूं, ताकि मुझे कैसे डायरेक्टर सोच रहा है, कैसे एक्टर सोच रहा है, किस कैरेक्टर को कैसे समझ रहा है, वो मुझे भी समझ में आ जाए, ताकि मैं
अगर बाकी की स्क्रिप्ट में कहीं ज़रूरत पड़े, कोई सीन बदली करना पड़े एज पर व्हाट दे हैव शॉट, तो मैं कर सकूँ। जी, तो आपने जो फिल्में अरविंदा की, पहली फिल्म आशिकी, दूसरी फिल्म दिल है कि मानता नहीं, तीसरी फिल्म साथी, फिर सड़क, फिर सड़क की आपने, तो ये तो शुरुआत की जो फिल्में हैं, तो इसमें आप चूँकि आप असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे थे, डायरेक्शन में थे आप, और महेश भट्ट जी ने कहा कि भैया तुम्ही को लिखना है, तुम राइटर हो। हाँ, तो एज ए राइटर ग्रो करने में महेश भट्ट का कितना योगदान रहा, कितना हेल्प किया? बहुत है, क्योंकि उसको बहुत कहानियों की बहुत समझ थी, और महेश भट्ट की एक आदत थी, वो उनकी रीडिंग बहुत करते थे, पढ़ते बहुत थे, और उसमें हर किस्म की बुक्स पढ़ते थे, और स्क्रीन प्ले राइटर की राइटिंग के बारे में, फिल्मों के बारे में बहुत किताबें पढ़ते थे, और मुझे भी उन्होंने आदत डाली कि तुम ये किताब पढ़ो, तुम ये पढ़ लो। और ना ही सिर्फ पढ़ता था मैं, फिर हम लोग डिस्कशन भी करते थे। आज भी आप देखिए पीछे मेरे कई किताबें पढ़ी हुई हैं जो स्क्रीन के ऊपर है, और कभी कभी मैं अगर फ्री होता हूँ तो जो पढ़ी हुई किताब दोबारा पढ़ता हूँ, बिल्कुल। जो जब आप तो एज ए डायरेक्टर आपने महेश भट्ट जी ने क्या विशेष देखा? क्योंकि आपने तो बाद में ढेर सारी फिल्में की, आज तक अगर कहे तो 75-80 फिल्में की, ढेर सारे डायरेक्टरों के साथ काम किया। महेश भट्ट जी में उस समय आपने क्या स्पेशल, जो आज भी आपको याद है कि ये स्पेशल किसी में नहीं था जो महेश भट्ट जी में था? ड्रामा को कैसे शूट करना, और कैरेक्टर को, एक्टर को कैरेक्टर कैसे समझाना, और उससे काम कैसे लेना। एक्टिंग के बारे में बहुत समझते हो उसको। सिर्फ डायरेक्टर का काम सिर्फ कैमरा लगाना और एंगल लगाने से नहीं आया। सबसे बड़ा काम डायरेक्टर का है कि परफॉर्मेंस कैसे निकलता है, और उसकी समझ बहुत थी उसको, और परफॉर्मेंस ऐसा कि जो स्क्रीन पे झूठा ना लगे, जो भी परफॉर्म कर रहा है दिल से कर रहा है, दिमाग से नहीं कर रहा है। कई एक्टरों को ये आदत होती है, या तो ये गलती से हो जाता है कि वो लाइनें याद कर लेते हैं और परफॉर्म दिमाग से कर लेते हैं। उन लाइनों को महसूस किए बगैर अगर आप परफॉर्म करोगे तो इमोशन नहीं आएगा। इमोशन तभी आएगा, टच नहीं करेगा जब आप वो दिल से परफॉर्म करो। बिल्कुल। ये जो सच और झूठ वाली एक्टिंग है, उसका डिफरेंस महेश भट्ट को बहुत अच्छा पकड़ना आता है। वो 1 सेकंड में शॉट होते ही बोल देता है कि दिमाग से मत बोल, अंदर से बोल, दिल से बोल, फील करके बोल। हाँ, फील करके बोल, गेट इनटू द कैरेक्टर। तो ये उसमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। ज़्यादा टेक्निकली बहुत साउंड थे उनको कैमरे। तो रविंदा, ये तो सेट पे हुआ कि सेट पे गए महेश भट्ट और सीन आपने लिखा, उसको उन्होंने खिला दिया, इतना बढ़िया ड्रामा बनाया, क्रिएट किया उन्होंने। जब राइटिंग कर रहे होते थे तो महेश भट्ट जी हमेशा तो आपके साथ बैठे नहीं होते? नहीं, मैं डिस्कस, तो आप लिखते होंगे, लिख करके फिर मैं लिखता होगा और मैं उसको से डिस्कस कर रहा था। हाँ, तो उसमें किस तरीके का क्रिएटिव सजेशन वो देते थे? उसका क्रिएटिव सजेशन यही होता था कि तू, मैं 1 पॉइंट बोलता था और 4 पॉइंट पकड़ लेता था, है ना। तो एक तो हम दोनों की जैसे साथी का कोई सीन याद कीजिए अगर याद आ रहा हो। हम दोनों की ट्यूनिंग बहुत कमाल की थी। हम दोनों जैसे ये जो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो जो बाप की चिता को आग लगाने के लिए माचिस चोरी करता है, वो सीन महेश का बनाया हुआ था। और वहाँ से वो भागता है और भागते भागते दोनों बड़े हो जाते हैं, ये सीन महेश का बनाया था। तो इसके अंदर कितना इमोशन है और किस तरह से क्यों चोर बने, किस घटना की वजह से एक सीन में एस्टैब्लिश हो गया। उसमें कुछ लंबा नहीं दिखाना पड़ा। तो ऐसे सीन बनाना, मतलब भर्ती के सीन नहीं देते थे, वो सीन देते थे जो इम्पैक्ट होता था और कहानी को आगे बढ़ाता था। या तो कम समय में कहानी समझा दे आपको, कम समय में कहानी और किरदार समझा दे। अब ये सीन जब आप उसने मुझे दिया और मैंने डाला, तो मेरी भी समझ में आ गया कि इस पिक्चर का जो फ्लो है उसका कैरेक्टर क्या है, वो किस तरह बहेगा।
बोलना कम, समझाना ज़्यादा, वो सीन्स बनाने और वो फीलिंग वाले सीन बनाने। इसके अंदर कुछ एक्सप्लेन नहीं किया कि दो कितने बच्चे थे, दोनों कितने अच्छे दोस्त थे, कितने अच्छे दोनों के लिए अंदर क्या कैसी मोहब्बत थी। एक सीन ने सब कुछ समझा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये, और जब बड़े हो जाते हैं और जब वो जो मैंने सीन बताया कि वो बोलता है उसको कि तू ये सब काम छोड़ दे, गंदा काम है, मैं भी छोड़ चुका हूँ। कहता है मैं छोड़ूँ? तू बोल रहा है मुझे मैं छोड़ दूँ? ये तू नहीं, तेरे अंदर से और कोई बोल रहा है। वो कभी अपने दोस्त को ब्लेम कर ही नहीं सकता कि तू ऐसा बोल ही नहीं सकता मेरे को। वो जो लड़की आई है वो लड़की तेरी जिंदगी में वो चढ़ा रही है तेरे को। जैसे आमतौर पे सास बोलती है कि बहू जो है तुमको भड़का रही है। हाँ, वो चढ़ा रही है तेरे को, और इसकी वजह से तू मेरे को ऐसा बोल रहा है, मैं उसको ही मार दूंगा। कहता है खबरदार उसकी तरफ देखा, उसका बाल भी भागा किया। कहते ईशा इतना क्या हो गया? वो बड़ी है तेरे लिए, मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ यार। हमने दोनों ने साथ मिल के चोरियाँ की हैं, साथ में मिलकर क्राइम्स किए हैं, और अब ऐसा छोड़ दूँ क्योंकि तेरे को एक लड़की से प्यार हो गया, छोड़ दे उसको। तो ये अब उसका नज़रिया देखो, वो जो करेक्टर है उसका नज़रिया है, और अपने आप में वो जस्टिफाई करता है, उसकी सोच सही है, बदलाव हो रहा है उसके अंदर। हाँ कि देख, और ये चोरी वाले में फंसा हुआ भी। हाँ तो वो ये प्यार में पड़ा हुआ है, और वो सही बोल रही है लड़की कि छोड़ दे ये गंदे काम, और ये बोल रहा है कि वो लड़की तेरे को चढ़ा रही है और तेरे और मेरे बीच में ब्रेकअप करवा दी है। तो ये जो इमोशन फंसा है ना, कि अपनी तरफ से वो भी सही है सोचता है, और ये तो समाज की तरफ से सही सोचता है कि ये गंदे काम नहीं करने चाहिए। तो वो जो ड्रामेटिक एंगल फंसा कि जहाँ पे कहानी इसके लिए बनी, इस सीन के लिए कहानी बनी, कहानी इस सीन के लिए बनी। करेक्ट। तो रविंद्र, ये कहानी जो है आपने पहले बना दी थी तब ये महेश भट्ट जी को सुनाया, या आपने? नहीं, हम लोग क्या होता है फालतू टाइम में बैठ के महेश भट्ट जी के साथ हम आगे क्या बनाएंगे, अच्छा, इस पर चर्चा करते थे, इसके पर चर्चा करते थे। ओके। तो ये कैसे साथी का जिक्र कैसे आया? हाँ, एक मैंने कहा ना कि एक दिल है कि मानता नहीं के बाद नहीं, हाँ, तो मैंने कहा ना कि कहीं मैंने 4 लाइन की या 6 लाइन की किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी पढ़ी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा पिक्चर का। तो मैंने महेश को कहा कि ये एक एंगल बहुत अच्छा है, एक एंगल बहुत अच्छा है 2 दोस्तों की पिक्चर बनाने का। इसके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो बहुत अच्छा है। तो कहता है सोच फिर इसके ऊपर। अच्छा। तो जब ये बोलता है कि सोच फिर इसके ऊपर, इसका मतलब कि ये कहानी बनाएगा ये। तो अब आपको उसको इंडियन फिल्म की तरीके से सोचना है कि जिसमें गाने भी होंगे, जिसमें हीरोइन भी होगी, जिसमें ये बेसिक कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, और इस बेसिक कॉन्फ्लिक्ट को इंडियनाइज कितना और कर सकते हैं। तो ये हम लोग चर्चा करते रहते हैं। उसके दिमाग में कुछ आता है तो वो मेरे को बोलता है, मेरे दिमाग में अगर कोई कहानी या कुछ आया तो मैं उसको बोलता था कि ये ऐसा एक प्लॉट है, ऐसा एक एंगल है, ऐसा एक कॉन्फ्लिक्ट है, इसको एक्सप्लोर करें, इसको सोचे क्या। तो फिर रोज़ हाँ कल क्या सोचा, बोले हाँ मैंने भी कुछ सोचा, ये ना। फिर वो भी सोचता है, मैं भी सोचता हूँ, और वो जो भी सोचता है मुझे फ़ोन करके, जब उसका ये आदत है कि उसको जब भी जो पिक्चर कर रहा है उसके बारे में उसने कुछ सोचा तो इमीडिएटली या तो पर्सनली बताएगा या रात को फ़ोन करेगा। उस ज़माने में अभी तक मोबाइल फ़ोन थे नहीं, तो लैंडलाइन पे रात को 10 साढ़े 10 बजे ये खाना वाना खा के फिर वो फ़ोन करके मुझे बताएगा कि देख अभी ऐसा आज ऐसा सोच आया, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, देख ले शूट करता है कि नहीं। अब फिर मैं उसके ऊपर सोचता हूँ, फिर सोचने के बाद अपना नेक्स्ट डे जब मिलते हैं तो फिर उसी सोच को आगे बढ़ाते हैं, उसको एक्सपांड करते हैं, और अच्छा लगे तो लिख दो। रविंद्र, पहली फिल्म आशिकी तो चलिए पहले राइटर थे तो उसमें अलग तरीके का एक आपके अंदर होगा कि पता नहीं क्या होगा, लोगों ने हालांकि देखा होगा, कहा होगा कि बड़ी अच्छी फिल्म बनी है, बड़ी अच्छी फिल्म। ये जो 2 फिल्म जब हिट हो गई
और तीसरी फिल्म आपकी रिलीज हो रही थी साथी, तब क्या फील हो रहा था? क्या कहीं डर था कि अरे पता नहीं हिट होगा कि नहीं होगा, या आपको कॉन्फिडेंट थे कि ये भी हिट होना है? नहीं, कॉन्फिडेंट था कि ये कहानी तो सही है, पिक्चर जो बन गई है और उसके अंदर जो पॉजिटिव्स हैं, जो रिश्ता है, जो हम चाहते थे कि ये रिश्ता दिखाई दे दो दोस्तों का, वो सही हो गया, वो सही हो गया। उसके लिए जो ड्रामा कॉन्फ्लिक्ट के सीन्स हैं वो सही बन गए। अब सिर्फ ये सब करने से नहीं होता, फिर पिक्चर शूट करो, उसमें एक्टिंग करेंगे लोग, एक्टिंग करने के बाद उसको शूटिंग को एडिट किया जाएगा, एडिट करने के बाद उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगेगा, फिर उसके अंदर पिक्चर के अंदर जो नदीम श्रवण के गाने थे उन गानों को प्रमोट करना पड़ेगा। वो गाने हिट होंगे तो पिक्चर सही तरीके से प्रमोट होगी, प्रमोट होने के बाद वो पिक्चर सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूटरों के पास जानी चाहिए और सही तरीके से रिलीज़ होनी चाहिए। ये सब चीज़ें जब मिलके एक साथ सही होती है तो एक पिक्चर जाके हिट होती है। तो क्योंकि बेसिक कहानी सही थी तो सब सही होता हुआ चला गया। तो एक अगर वैसा बात कहें रविंद्र कि जो साथी फिल्म आपने लिखी, शूट हुई, रिलीज हुई, इस प्रोसेस में आपके अंदर साथी लिखने के दौरान, शूट होने के दौरान कुछ सीखने को मिला कि हाँ इसमें से ये मुझे यहाँ करना था या किया मैंने, ये अच्छा किया? ये मिला कि अगर इमोशन सही हो, अच्छा, इमोशन सब तब सही होगा जब कॉन्फ्लिक्ट सही होगा। कॉन्फ्लिक्ट सही होगा तब इमोशन सही है, तब इमोशन सही होता है। और वो जो दो लड़के के बीच एक लड़की आ जाती है, वो जो आपने बुना, बस ये जो कॉन्फ्लिक्ट सही हो तो इमोशन सही है। और इसके बाद ये लड़का कैसे फंसता है, फिर उसको वो दोस्त याद आता है। हाँ, और इमोशन अगर सही हो गया तो आपकी कहानी कन्विंसिंग हो जाती है, कन्विंसिंग। ऑडियंस देखते देखते ये कन्विंस हो जाती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो ये रविंद्र की तीसरी फिल्म साथी, हमने चौथी फिल्म पे पहले बात कर ली थी सड़क पे, लेकिन ये तीसरी फिल्म साथी। अगले एपिसोड में हम पांचवी फिल्म पर रविंद्र की बात करेंगे कि वो कैसी फिल्म थी, कैसे बनी, क्या क्या हुआ। रविंद्र बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद।